हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। अभय इस वक्त किचन में मौजूद था और कुछ बना रहा था कि तभी वहां पर किसी का आना हुआ और इसकी आहट को सुन अभय ने मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि माया खड़ी थी, जिसके लहजे को देख अभय के होठों पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि इस वक्त माया ने अभय की एक कमीज पहन रखी थी जो कि उसके बदन पर बेहद क्यूट लग रही थी। उसने माया को ऊपर से नीचे तक देखा, जो शर्म से अपने बदन को छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो शर्ट उसके पूरे बदन को नहीं ढक रही थी। माया की थाइज विजिबल थी जिन पर अभय की नजर ठहर गई और उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे बहकाने का रास्ता अच्छा चुना है तुमने। अभय के इन शब्दों को सुन माया गुस्से में उसकी आंखों में घूरने लगी और उसने कहा, इनफ। मेरे पास कपड़े नहीं है समझे आप, जो थे वो आपने फाड़ दिया तो भला मैं क्या पहनूंगी। तुम कुछ नहीं भी पहनोगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय ने बेहद रिलैक्स टोन में कहा और दोबारा काम में लग गया। तो वही उसके शब्दों को सुन माया का चेहरा लाल पीला हो गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरा और अपने हाथ बांधते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। ये सुन अभय में अपनी नजरें उठाए और फिर अपने दोनों हाथ प्लेटफॉर्म पर टिकाते हुए कहा, चाहो तो मुझे खा लो, मैं ऊपर तक नहीं करूंगा। माया ने हैरानी से अभय को देखा और कहा, जी नहीं, आपको खाने क्या, मुझे छूने तक में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनते ही अभय की आंखें सिमट गई और वो अचानक से माया के करीब बढ़ने लगा। क्या कहा तुमने? मुझे छूने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहते हुए वो अपने कदम माया के करीब बढ़ाए जा रहा था तो वही माया उसे अपने करीब आता देख डर गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। आप बात बात पर मेरे नजदीक क्यों आने लगते हैं? दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या? माया ने कांपते हुए कहा। पर अभय के चेहरे पर बेहद ठंडे भाव थे और उसने कहा, जो पूछा है उसका जवाब दो मोहतरमा। मुझे छूने में दिलचस्पी नहीं है। हम हाँ, नहीं है, समझे आप? माया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। और उसके ये शब्द सुनते ही अभय एक झटके में उसके करीब आया और उसने पलक झपकते ही माया को अपने कंधे पर टांग लिया। ये देख माया सन रह गई और उसने अभय पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या तरीका चुना है आपने मुझे अपनी बाहों में उठाने का? हर बार अपने कंधे पर टांग लेते हैं। क्या मैं कोई बोरा हूँ? पर अभय ने उसे जवाब देने की बजाय उसे किचन प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया और उसके निकलने का हर रास्ता बंद करते हुए अपने दोनों हाथ उसकी कमर के दर्द डालकर स्लैब पर टिका दिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे छूने में दिलचस्पी नहीं है ना। माया के अब पसीने छूटने लगे थे। न नहीं, उसने हिम्मत कर जवाब दिया। इतने में ही अभय ने आव देखा ना ताव और माया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ की मुट्ठी में जगड़ते हुए उसकी कलाइयों को उसकी पीठ से लगा दिया। क्या कर रहे हैं आप? माया कराह उठी। तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ाने जा रहा हूँ। ये कहते ही अभय के हाथ अचानक से माया की शर्ट के भीतर चलने लगे, लेकिन इस दफा ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर। और उसके उन हाथों को महसूस करते ही माया की सांस अटक गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि अभय अपनी उन ठंडी उंगलियों को कहाँ ले जा रहा है। ये देख वो सिहर उठी। क्या कर रहे हैं आप? हाथ हटाइए अपना। पर अभय ने अपना हाथ हटाने की बजाय अपने होंठ माया के होंठों के करीब कर दिए और बोला, अब दिलचस्पी जरूर बढ़ेगी मोहतरमा। उसका इतना कहना भर था कि तभी उसका वो हाथ एक झटके में उस जगह पहुंच गया जहां महसूस करते ही माया की जान हलक में गई और उसके लफ्ज उसकी जुबान में थमे रह गए। ठाकुर साहब, उसकी आवाज थरथरा उठी। मोहतरमा। अभय के जबड़े कस गए और उसने एकदम से अपनी उंगलियों का दबाव उसके बदन के उस नाजुक हिस्से पर बढ़ा दिया, जिस कारण माया की चीख निकल गई। माया बिलख उठी अपना हाथ अभय की पकड़ से छुड़वाने के लिए, लेकिन अभय अपना हाथ की बजाय अपना दबाव उस पर बढ़ता ही जा रहा था। बोलो, दिलचस्पी नहीं है ना छूने में? अभय के जबड़े कसते जा रहे थे। छोड़िए। माया बुरी तरह से कांप रही थी कि तभी अभय ने एक पल में उसके हाथों को छोड़ दिया और माया ने जैसे ही अपने हाथ को आजाद पाया वैसे ही उसके हाथ अभय के कंधे पर जकड़ गए। बस कीजिए प्लीज। माया की सांसें हद से ज्यादा तेज हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो सांस तक ढंग से नहीं ले पा रही है, तो वही अभय का चेहरा भी पसीने से भर चुका था, मगर उसके चेहरे पर बेहद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन थे। उसने धीरे से माया का चेहरा अपने हाथ में थामा और कहा, अब बताओ, किसने मुझे छुआ? अभय के इन शब्दों को सुनते ही माया ने अपने हाथों पर गौर किया जिन्होंने अभय के कंधों को जकड़ रखा था, और अपनी इस हरकत पर माया के गाल गर्म ही गए, तो वही अभय ने अगले ही पल उसके होंठों को अपने होंठों में जकड़ लिया और फिर कहा, चले मोहतरमा, खाना खाने। अभय ने इस तरह खाने का जिक्र किया मानो वो ब्रेकफास्ट की नहीं बल्कि कुछ और खाने की बात कर रहा हो। और माया, वो अब भी अपनी सांसें समेट रही थी अभय के किए गए टॉर्चर की वजह से। अंडरस्को। दूसरी तरफ आयशा इस वक्त एक ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी।
उसने इस समय सिर्फ एक बाथरोब पहन रखा था और उसके बाल भीगे हुए थे जिससे इतना साफ हो गया था कि वो अभी नहाकर आई है। उसके होंठों पर एक बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी और आंखें में चमक। वो अपने और अरमान के संग बिताए उन पलों को याद करने लगी जो उसने अरमान संग उस जेट में बिताए। हालांकि वो सब्र बहुत ही इंटीमेट पल थे, पर अब उन पलों को याद कर आयशा के चेहरे पर चमक आ गई। कि तभी उसने पलटकर एक दफा फिर उस कमरे को देखा जिसमें वो इस वक्त ठहरी थी। ये बेहद ही खूबसूरत रूम था और बेहद एस्थेटिक भी। आयशा का दिल खुश हो गया था पहली नजर में ही जब उसने इस रूम में कदम रखा। वो एक दफा फिर खड़ी हो गई और उस रूम के कोने कोने पर अपनी नजर डालने लगी। वहां रखी हर एक चीज बेहद आकर्षक थी जो आयशा के दिल को भाए जा रही थी। कि तभी अचानक से उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। ये आवाज सुन आयशा ने जाकर दरवाजा खोला तो उसे सामने एक फीमेल स्टाफ खड़ी दिखाई दी जिसने आयशा से कहा, "माम, सर सेंट योर ड्रेस फॉर टुनाइट।" उसकी इस बात और आयशा को अनायास ही वो पल याद आ गया जब अरमान उसे नॉर्थ पोल तक लेकर चला गया था उसके बर्थडे पर। वो पल आज भी उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। आयशा मुस्कुरा उठी और उसने उस स्टाफ को कहा, "थैंक यू" कहकर उसने वो कपड़े के लिए और दरवाजा बंद कर उस कपड़े के बैग को देखने लगी जिसे देखते हुए उसके होठों पर एक दफा फिर प्यारी सी मुस्कान सज गई। अरमान काफी देर से कमरे में नहीं आया था। वो कुछ जरूरी काम की बात कहकर वहां से चला गया और ये याद आते ही आयशा ने मुंह बना लिया और कहा, "हनीमून पर आए हैं पर जनाब, मगर अभी भी जरूरी काम की याद आ रही है।" हुन आयशा ने अकेले में ही अरमान को फटकार लगाई और फिर अपने काम में बिजी हो गई। अंडरस्को 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 दूसरी तरफ एक लग्जूरियस कार किसी बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। उसमें से सबसे पहले काले रंग के कपड़े पहने कुछ गार्ड बाहर निकले और उन्होंने पीछे जाकर कार का दरवाजा खोला जिसके द्वारा एक शख्स बाहर निकला जो कि कोई और नहीं बल्कि था। उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसके गार्ड्स उसे फॉलो करते जा रहे थे। इस वक्त वो बेहद डार्क और डेंजरस लग रहा था। अरमान कुछ ही पलों में वो उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ। ये बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ ऐसे राज दफन थे जिनके बारे में शायद सिर्फ और सिर्फ अरमान मलिक को ही अंदाजा था। अरमान उस बिल्डिंग के भीतर आने के बाद वहां से ऊपर जाने की बजाय नीचे बढ़ने लगा, यानी उस बिल्डिंग के नीचे एक बेसमेंट मौजूद था जिसकी बनावट बेहद गुप्त थी। अरमान उस बेसमेंट में उतरा और कुछ ही समय में उसके सामने आखिरकार एक दृश्य आया जिसे देख उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। पर तभी अचानक से उसका फोन बज उठा जो कि इस समय उसके गार्ड के पास मौजूद था। गार्ड ने उस नंबर को देखकर तुरंत कहा, "शौर्य का कॉल है सर। ही वॉज ट्राइंग टू कॉल यू टिल लास्ट नाइट।" उस गार्ड ने जैसे ही शौर्य का नाम लिया तभी अचानक से अरमान के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे देखो उस गार्ड ने तुरंत वो फोन उसके हाथ में थमा दिया। वही अरमान ने वो फोन अपने कान से लगाते हुए कहा, "क्या बात है खुराना, बेसब्र हो रहे हो?" तो वही दूसरी तरफ शौर्य का चेहरा क्रोध में खोल रहा था और उसने छूटते ही कहा, "सुहाना कहाँ है?" शौर्य के कहे ये शब्द सुनते ही अरमान के होठों की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। लेकिन ये मुस्कुराहट पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं थी बल्कि डार्क थी। इतनी डार्क जैसे देखा कोई भी डर जाए। "बहन मेरी है और फिक्र तुझे सता रही?" अरमान ने सामने देखते हुए कहा। "स्टॉप इट अरमान, हैव यू लॉस्ट योर माइंड व्हाट? मैं जानता हूँ सुहाना के गायब होने में तुम्हारा ही हौंत है। और खबरदार जो इस बार तूने बिना जवाब दिए मेरा फोन कट किया, क्योंकि अरमान मलिक को मैंने मुकरते हुए कभी नहीं देखा, इसलिए इस बार भी उम्मीद यही है कि मुझे तुम्हारी तरफ से जवाब मिलेगा।" शौर्य इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। च च च सच कहा है किसी, इश्क बड़ी कुत्ती चीज है। उद्धरण चिन्ह। अरमान ने जैसे ही ये शब्द कहे तो मानो शौर्य के चेहरे के भाव बदल गए। "क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे समझ आया कि तेरे दिल में सुहाना के लिए दीवानगी के फूल खिल गए हैं?" ये कहते ही अरमान हंसा। "मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ शौर्य, तो तूने ये कैसे समझ लिया कि मैं तेरे दिल के हाल नहीं समझ पाऊंगा?" अरमान ने जैसे ही ये कहा तो शौर्य के होंठों की मुठ्ठियां कस गई। "अब अगर तू जानता है कि सुहाना मेरी दीवानगी है तो एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं उसे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा।" शौर्य आज बगावत पर उतर आया था। और ये बगावत थी अरमान मलिक के साथ। कि तभी अरमान ने कहा, "मोहब्बत तुझे भी है और मुझे भी। पर तकलीफ किसकी मोहब्बत ने सही शौर्य?" अरमान के इस सवाल पर शौर्य के जबड़े कसकर रह गए। और वही अरमान के चेहरे पर अचानक से बेहद भयानक भाव आ गए। "और हाँ, सही फरमाया तूने शौर्य, सुहाना इस वक्त मेरे पास है।" ये कहते ही अरमान ने अचानक से वहां लगे एक बड़े से बटन पर हाथ मारा जिसके चलते एक झटके में वहां लगा एक शटर ऑटोमेटिक खुलने लगा। और जैसे जैसे वो शटर खुलता जा रहा था वैसे वैसे एक खौफनाक मंजर सामने आता जा रहा था। उस शटर के पीछे अंधेरे में डूबे कमरे में इस वक्त जमीन पर सुहाना बेहोश पड़ी थी, पर
इससे भी कई गुना ज्यादा भयानक मंजर अभी भी सामने आना बाकी था। और वो था कबीर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ, उसी कमरे में एक तरफ कबीर भी बेहोश पड़ा था और उन दोनों को देखते ही अरमान ने अपनी आंखों से काला चश्मा उतारा, जिसके साथ ही उसकी धधक रही आंखें सामने आई। कि तभी उसने बेहद डरा देने वाली आवाज में शौर्य से कहा, तेरी मोहब्बत अपनी मोहब्बत के साथ महफूज है खुराना। ये कहते अरमान ने फोन कट कर दिया। तो वही दूसरी तरफ फोन करते ही शौर्य ने वो फोन दीवार पर मारा, जिसके पल भर में चिथड़े उड़ गए। कंटिन्यूड। मगर इससे आगे कोई शब्द नहीं निकले, क्योंकि उसकी नजर सामने गई, जहां उसे अपना भाई अरमान मलिक नजर आया। उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने पूरे मंजर पर नजर डाली। उसने खुद को सिर्फ काली दीवारों के बीच गिरा हुआ पाया और ये देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इससे भी ज्यादा उसे झटका तब लगा जब उसने अपने ही साथ कबीर को भी मौजूद देखा। हालांकि वो काफी दूरी पर था, पर वे दोनों एक ही कमरे में थे। ये सब देखते ही सुहाना घबराते हुए खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, ये क्या है? मैं यहाँ कैसे आई? चिल्लाते हुए वो तुरंत कमरे से बाहर भागने को हुई, पर इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, तभी अचानक से उस कमरे की सालाखें बंद हो गईं, जिससे सुहाना के कदम बीच में ही रुक गए और वो दंग रह गई। उसने अरमान से रोते हुए कहा, भाई, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आई? कहते हुए वो सालाखों को जोर से खींचने लगी, मानो उसके खींचने से वे खुल जाएंगी। मगर कबीर ने कुछ नहीं कहा। वो एकटक अरमान की नजरों में देखता रहा, मानो सब समझ गया हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं और वो बेहद ही नफरत भरे लहजे में सिर्फ अरमान पर अपनी नजरों से आग बरसाने लगा। इतने में ही सुहाना एक बार फिर रोते हुए चिल्लाई, भाई प्लीज, मुझे जवाब तो दीजिए। मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? मुझे बाहर निकालिए, यहाँ बहुत घुटन हो रही है। सुहाना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि अरमान की नजर कबीर पर टिकी हुई थी। कुछ समय बाद उसने एक गहरी सांस ली और अब जाकर उसने सुहाना को देखा। उसे देखते ही उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आई और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख सुहाना का शरीर ढीला पड़ गया। भाई, बोलो बहन, अरमान ने छूटते ही जवाब दिया। और ये कहकर उसने अपने आदमी को फिर से इशारा किया। अरमान के इशारे के पल भर में समझकर उन्होंने तुरंत सालाखें खोल दी। सालाखें खुलते ही सुहाना को सुकून भरी सांस आए और उसने चैन की सांस ली। इधर अरमान ने अपने कदम धीरे धीरे उसके करीब बढ़ाए और थोड़े ही समय में वो उसके सामने खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसने धीरे से सुहाना का चेहरा थामा और फिर उसके माथे को चूम लिया। उस एक पल में सुहाना के दिल में न जाने कितने सैलाब उमड़ रहे थे। वो एक झटके में अरमान के सीने से लगने को हुई, पर इससे पहले कि वो उसे छू भी पाती, अरमान ने उसके हाथ पकड़ लिए। ये देख सुहाना हैरान रह गई। उसने नजरें उठाकर हैरानी से अरमान की आंखों में देखा। अरमान ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम कर कहा, क्योंकि इतनी गलतियां जो अब ये सजा देने पर मजबूर कर दिया तुमने। अरमान इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लग रहा था और उसके कहे शब्द सुन सुहाना का दिल कांप उठा। कुछ हद तक वो समझने लगी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और इस सच्चाई से रूबरू होने के एहसास ने उसकी रूह तक को ठंडा कर दिया। भाई प्लीज, सुहाना कांपते हुए गिड़गिड़ा उठी। भाई, अचानक से अरमान की आवाज ठंडी हो गई। इसी भाई को तुम बर्बाद कर देना चाहती थी ना? इसी भाई से तुम्हें नफरत हो चुकी थी, वो भी इस हद तक कि अगर मेरी जान भी चली जाती तो भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुकून ही होता, सही कहा ना? अरमान के ये कहते ही सुहाना ने कांपते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी। अरमान ने आगे कहा, खैर मेरी छोड़ो। आयशा, उसके साथ तुमने इतनी घटिया हरकतें की, वो भी सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते। तुमने उसकी लाइफ बर्बाद कर डालनी चाहिए। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें सुधरने का, लेकिन उस मौके का इस्तेमाल तुमने कैसे किया? मुझे और आयशा को अलग करके, वो भी। कहते ही अरमान ने कबीर पर नजर डाली, इसका सहारा लेकर। सुहाना की नजरें गिल्ट के मारे झुक गईं और वो बुरी तरह फफक उठी। तभी अरमान ने एक बार फिर सुहाना की ओर देखकर कहा, बहुत प्यार करती हो ना इससे? ये सुनते ही सुहाना ने डरते हुए अपनी नजरें अरमान की नजरों से मिलाईं। तो फिर मुबारक हो, रहो अपने प्यार के साथ, तब तक जब तक मन नहीं भर जाता। कहते हुए अरमान के चेहरे पर बेहद डार्क एक्सप्रेशन आ गए और उसके इन शब्दों को सुनकर सुहाना बुरी तरह ठिठुर गई। न नहीं, भाई प्लीज, आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मुझे इसके साथ मत छोड़िए। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। प्लीज भाई। सुहाना रोते हुए अरमान की बाजू को पकड़ती जा रही थी, मगर अरमान पर अब उसके किसी भी आंसू का शायद बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अरमान ने मुस्कुराते हुए सुहाना का हाथ अपनी बाजू से हटाया और फिर उसकी कलाइयों को बेहद आराम से थामते हुए कहा, क्या हुआ सुहाना? अब अपने आशिक के साथ नहीं रहना है? हम। ये कहते ही अरमान ने एक झटके में सुहाना का हाथ छोड़ दिया और फिर उन दोनों को देखते हुए कहा, सुकून से रहो दोनों।
और आराम से डिस्कस करना कि आगे मुझे तबाह करने के लिए क्या करना चाहिए। हम ये कहते ही अरमान ने अपने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और वहां से जाने लगा। उसे जाते देख सुहाना तुरंत उसके पीछे पीछे भागने लगी। भाई, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िए। आप जो सजा देंगे मुझे वो मंजूर है, लेकिन मुझे इसके साथ मत छोड़िए। मगर अरमान एक पल के लिए भी नहीं रुका और तुरंत कमरे से बाहर आ गया। जैसे ही उसके कदम कमरे से बाहर निकले, एक झटके में सलाखें बंद हो गईं, जिससे सुहाना अंदर बंद रह गई और अरमान बाहर आ गया। वो बुरी तरह से उन सलाखों को पीटने लगी। भाई प्लीज, भाई। सुहाना की आवाज में इतना दर्द था जिसकी कोई हद नहीं। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। बाहर सबकी नजरों से दूर आते ही अरमान ने बेहद ही गुस्से में अपनी आंखों से वह चश्मा उतारा और एक झटके में अपना हाथ पास की दीवार पर दे मारा, जिससे शीशा बुरी तरह से टूटकर बिखर गया। अरमान का हाथ खून से लथपथ हो गया और उसका चेहरा इस वक्त गुस्से में तप रहा था। गुस्से की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी बहन सुहाना थी। हाँ, नहीं देख पा रहा था वो उसे इतने दर्द में। खुद उसे भी तकलीफ हो रही थी सुहाना के आंसुओं को देखकर, पर वो खुद को मजबूत रख रहा था। तभी पीछे से किसी ने डरते हुए कहा, सर। अरमान ने बिना मुड़े कहा, हम। सर, आपने कबीर को मारा क्यों नहीं? उस आदमी के इस सवाल पर अरमान का चेहरा ठंडा पड़ गया। फिर अरमान ने धीरे से अपने खून से सने हाथ को देखते हुए कहा, क्योंकि उसने जो किया वो गलत था, पर वो खुद गलत नहीं है। ये सुनकर आदमी ने सवालिया लहजे में अरमान को देखा। मैं समझा नहीं, सर। ये सुनते ही अरमान हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने मुड़कर उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे मामले को लेकर कबीर कभी गलत था ही नहीं। इसीलिए मैंने आज तक उसे मारने की कोशिश नहीं की। उसका काम है मुझ जैसे लोगों को पकड़ना, जो वो बखूबी कर रहा था। और सच ये भी है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ। इसलिए मुझे लेकर कबीर ने आज तक जो भी किया वो उसकी ड्यूटी थी। पर आयशा को बीच में नहीं लाना चाहिए था। अरमान का चेहरा एक बार फिर तपने लगा। वहां तक मैंने उसे बर्दाश्त किया जहां तक वो सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचा रहा था। लेकिन जिस दिन से उसने आयशा को इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से उसके और मेरे बीच की दुश्मनी एक ऑफिसर और गैंगस्टर के बीच तक सीमित नहीं रही। और उसे ये सजा सिर्फ और सिर्फ इस बात की मिल रही है कि उसकी वजह से आयशा को ये सब सहना पड़ा। अरमान ने लंबी सांस ली। जिंदा छोड़ रखा है मैंने उसे और उसके भाई को, क्योंकि जहां बात आयशा की आई वहां इन दोनों का सिर्फ मकसद और तरीका गलत था। वरना दोनों ही बेगुनाह हैं और अरमान मलिक बेगुनाहों की जान नहीं लेता। ये कहते ही अरमान ने एक बार फिर अपनी आंखों पर काले रंग का चश्मा चढ़ा लिया। और जैसे ही वो जाने को हुआ कि तभी उस आदमी ने जल्दबाजी में एक बार फिर सवाल कर लिया, और सर, सुहाना मैम, उन्हें क्यों छोड़ दिया आपने, जबकि उन्होंने तो सरेआम आयशा मैम को हक करने की कोशिश की। ये सुनते ही अरमान के कदम ठहर गए और उसके होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। साला, एक खून का रिश्ता हर नियम को तोड़ डालता है। भाई हूँ, इसलिए नहीं पहुंचा पाया उसे तकलीफ, लेकिन गुनाह तो उसने बहुत बड़ा किया है, और ये उसी की सजा मिल रही है उसे। ये कहते ही आखिरकार अरमान कार के अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने तुरंत व्हील की कमान संभाली और जाने से पहले अरमान ने बाहर खड़े अपने आदमी को ऑर्डर दिया, ध्यान रहे, लाइट नहीं जानी चाहिए वहां से। अंधेरे में सुहाना को पैनिक अटैक्स आते हैं और एक पल के लिए भी उन दोनों से नजर नहीं हटनी चाहिए। जी सर, हम ध्यान रखेंगे, उस आदमी ने कहा। और यहाँ अरमान ने चेहरा आगे घुमाया और कुछ ही पल में वो गाड़ी आगे रवाना हो गई। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। दूसरी तरफ एक कार इस समय किसी खुली जगह पर रुकी और ये जगह हद से ज्यादा खूबसूरत थी। कुछ ही पलों में कार से एक लड़की बाहर निकली, जिसने इस समय ब्लैक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहना था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आयशा थी, जो इस वक्त हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसे अब तक ये समझ नहीं आया था कि वो आखिर किस जगह पर है, लेकिन इतना तो तय था कि ये जगह बेहद लुभावनी थी। आसपास ठंडी हवाएं चल रही थी, रेत थी, और कहीं से तो आयशा को ये एहसास हो रहा था कि समुद्र की लहरों की आवाज आ रही है। पर ये आवाज सच थी या भ्रम, इस बात की खबर उसे अभी तक नहीं लगी। आयशा धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। उसके साथ अरमान के गार्ड भी मौजूद थे, जो अपना सर झुकाकर पीछे चल रहे थे। आयशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी जा रही थी कि तभी अचानक से उसे अपनी पीठ पर किसी की ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। इस एहसास ने आयशा को पहले तो डरा दिया, मगर जैसे ही उसे अपनी गर्दन पर वो जानी पहचानी सांस महसूस हुई, तो मानो उसका दिल धड़क उठा। उसने आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से उसकी जुबान से बस एक लफ्ज निकला, मान। इसी के साथ आयशा के पीछे खड़े उस शख्स का चेहरा सामने आया, जो कि जाहिर सी बात है, अरमान ही था। उसने तुरंत आयशा की गर्दन के बेहद सेंसिटिव हिस्से को अपने होठों से चूमते हुए कहा, जान। ये कहते ही उसने एक झटके में आयशा को अपनी तरफ घुमा दिया और अब उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था। आयशा की आंखों में बेहद चमक थी। उसने अरमान की नजरों में देखते हुए कहा, हम कहाँ हैं?
ये सुनते ही अरमान ने बेहद सेंशुअल तरीके से अपने हाथ आयशा की गर्दन के पीछे रखा और उसके चेहरे को खुद के चेहरे के बेहद करीब करते हुए कहा, दुनिया की नजरों से बेहद दूर। इतना कहने के बाद अरमान ने एक झटके में आयशा को अपनी बाहों में उठा लिया। आयशा के हाथ अपने आप अरमान के कंधों पर चले गए। वो उसकी इस हरकत पर हैरान होते हुए बोली, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने। उद्धरण चिन्ह। अरमान ने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा, जो सवालिया नजरों के साथ उसे देख रही थी। तभी अरमान ने पलक झपकते ही आयशा को हल्का सा ऊपर उठाया और बिना एक पल गवाए उसके होठों को चूम लिया। कंटिन्यूड। कल अरमान आप सबको सरप्राइज करने वाला है। विंकिंग फेस इंस्टर इड एट स्पार्क अंडरस्कोर पाई। 223। शर्म नहीं आती? सबके सामने अपने पति को चूमती हो। माया इस वक्त कमरे में मौजूद थी। वो फ्रेश होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और अपने बाल ड्राई से सुखा रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर तो यहाँ है, पर दिमाग कहीं और है। और ये सच भी था, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से अभय के ख्यालों में खोया हुआ था। वो उन पलों के बारे में सोच रही थी जो उन दोनों ने यहाँ साथ बिताए थे। वे बेहद खूबसूरत और खट्टे मीठे पल थे। माया अभय से ये नहीं कह सकती थी फिलहाल कि वो सब भूल चुकी है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि वो धीरे धीरे उन बुरे पलों को भूलने लगी है और अभय को एक और मौका देना चाहती है। हालांकि उसने अभी तक अभय के सामने अपनी बात को जाहिर नहीं किया था, क्योंकि उसे मजा आ रहा था अब उसे अपने आगे पीछे दौड़ाने में। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की आहट हुई, जिसे सुनकर वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजे की ओर देखा तो वहां अभय खड़ा था, जिसके हाथ में एक कपड़े का बैग था। अभय ने आराम से अंदर आकर बेड पर बैग रखते हुए कहा, शाम को इन्हें पहनकर तैयार रहना। 222। तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने ले जा रहा हूँ। अरमान के सामने इस वक्त सुहाना और कबीर एक अंधेरे में डूबे कमरे में बेहोश पड़े थे। उनकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि उन्हें कोई खबर नहीं है कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। तभी अरमान ने अपने आदमियों को इशारा किया। वे तुरंत सिर हिलाते हुए कुछ लेने चले गए और कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी बाल्टी में भरा पानी सुहाना और कबीर के ऊपर उड़ेल दिया। ठंडे पानी की बौछार जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, वे एकदम से घबराते हुए उठ खड़े हुए। सुहाना अभी इस सिचुएशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ हुआ तो हुआ क्या, जबकि कबीर ने अपने सिर को झटकते हुए सामने देखा तो वहां उसे कोई और नहीं बल्कि अपनी मौत नजर आई, जो अरमान के रूप में थी। जहां कबीर ने खुद को संभाल लिया था और उसके जबड़े कसने लगे थे, वहीं सुहाना अब भी सब समझने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया और चीखते हुए बोली, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे। ये कहते हुए अभय ने अपनी पूरी नजर माया पर डाली और उसे सिर से पांव तक देखने लगा। माया उसकी नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली और अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए वहीं खड़ी हो गई। तभी अभय उसके करीब बढ़ने लगा और माया ने जब उसे अपने करीब आते हुए महसूस किया तो उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। कुछ वक्त पहले अभय ने जो उसके साथ किया था, उसे वो अभी तक नहीं भूल पाई थी और उसे उस बात के लिए शर्मिंदगी थी कि किस तरह वो अभय की बाहों में टूट गई थी। लेकिन एक बार फिर वो कमजोर पड़ने लगी थी। अभय उसके करीब आ खड़ा हुआ और माया ने उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस किया। तभी अभय ने धीरे से अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और कहा, क्या बात है, शर्मा रही हो मोहतरमा? तो क्या मैं ये समझूं कि तुम राजी हो गई हो? ये सुनते ही माया का चेहरा एक बार फिर लाल हो गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इधर अभय ने धीरे से उसकी दोनों कलाई को अपने हाथों में थामा और फिर उन हाथों को ऊपर उठाते हुए उसने एक एक करके माया के दोनों हाथों को चूम लिया और कहा, राजी? माया की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके सवाल का जवाब देने की, इसलिए उसने तुरंत अभय को खुद से दूर धक्का दिया, हालांकि बहुत धीमे से, और वो पलटकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान आ ही गई। अभय ये मुस्कान देख नहीं पाया, लेकिन उसकी अदा पर जरूर मुस्कुरा उठा। वो धीरे से माया के करीब बढ़ा और उसने हौले से अपना एक हाथ माया की कमर पर रखा। अपनी चिन को उसकी गर्दन पर टिकाते हुए उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, आई लव यू। ये कहते ही अभय ने बेहद ही सेंसुअल तरीके से माया के कानों को चूम लिया और माया बुरी तरह से शर्मा उठी। एक तो उसके शब्दों को सुनकर और दूसरी उसकी इस हरकत पर। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने तेज धड़कते दिल को काबू में करने की कोशिश करने लगी। अभय ने धीरे धीरे उसे छोड़ दिया और कहा, मैं इंतजार करूंगा। ये कहकर वो तुरंत वहां से चला गया। माया वहीं स्थिर खड़ी रही, लेकिन अभय के जाते ही अचानक उसका चेहरा खिल उठा और वो मुस्कुराने लगी। इसका मतलब साफ था कि उसने दिल से पुराने जख्म भरने लगे थे और एक बार फिर खुशियों ने उसकी और अभय की जिंदगी में दस्तक दे दी थी। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। दूसरी तरफ अरमान ने आयशा के होठों को चूमकर उससे दूर हुआ, हालांकि आयशा अभी भी उसकी गोद में थी और अरमान की आंखों में देख रही थी। आप मुझे हमेशा सबके सामने क्यों किस करते रहते हैं?
उसके सवाल को सुनकर अरमान के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और उसने कहा, शायद तुम भूल गई हो कि कुछ ही दिनों पहले तुमने मुझे कई लोगों के सामने चूमा था। अरमान के इन शब्दों पर आयशा को याद आया कि कैसे उसने उस रात जब वो रोनित से शादी करने का नाटक कर रही थी, तब सबके सामने उसने अरमान के होठों को चूम लिया था। अपनी इस हरकत को याद कर आयशा एक बार फिर टमाटर की तरह लाल हो गई। इतने में ही अरमान उसे एक जगह पर लेकर आया और सामने मौजूद उस जगह को देखकर उसकी आंखें हैरानी के मारे फैल गईं। उसके सामने इस वक्त बेहद ही खूबसूरत रिजॉर्ट था। लेकिन आयशा को हैरानी सिर्फ इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि उसके सामने एक रिजॉर्ट था, बल्कि वो रिजॉर्ट जहां मौजूद था हैरानी उसे उस बात पर हुई क्योंकि ये रिजॉर्ट समुद्र के किनारे बना था। और ये देखते ही आयशा ने अरमान से कहा, हम दोनों समुद्र किनारे हैं। ये सुन अरमान के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, हम, पर इस बार इंडिया में नहीं। तो फिर कहाँ? आयशा ने बेहद एक्साइटमेंट के साथ सवाल किया और उसके सवाल को सुनकर अरमान ने धीरे से उसे अपनी बाहों से उतारा। आयशा अब जमीन पर खड़ी हो चुकी थी और तभी अरमान ने उसके चेहरे को थाम कर कहा, ऑस्ट्रेलिया। ये सुनते ही आयशा की आंखें फटी रह गई और उसने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। तो वही अरमान ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं। आयशा की खुशी का मानो कोई ठिकाना ना रहा। उसने आसपास अपनी नजर घुमाई जहां चारों तरफ का वातावरण बेहद हसीन था। ऊपर से वो चमकता हुआ रिजॉर्ट और उसके साथ साथ वहां खड़े हरे भरे पेड़ पौधे इस जगह को किसी जन्नत से कम नहीं दिखा रहे थे। आयशा को वैसे भी बीचेस और समुद्र पसंद थे, इसलिए उसका दिल खुशी से भर उठा था। वो पलटकर एक झटके में अरमान के सीने से आ लगी और खुशी के मारे चिल्लाई, यू आर द बेस्ट मैन। आई लव यू सो मच। ये कहते ही आयशा ने एक्साइटमेंट के चलते तुरंत अरमान के होठों को चूम लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे चूमा, तब जाकर उसे होश आया कि ये हड़बड़ी में उसने क्या कर दिया है। वो अपने होंठ अरमान से दूर करने लगी, लेकिन तब तक बेहद देर हो चुकी थी क्योंकि अरमान ने उसे छोड़ने की बजाय उसे और अधिक गहराई से चूमा और फिर अलग होते हुए कहा, शर्म नहीं आती? सबके सामने अपने पति को चूमती हो। अरमान ने आयशा को ताना मारा था, जिसे सुनकर आयशा ने अपनी नजरें झुका ली। आयशा को अपना ही डायलॉग अब सुनने को मिल चुका था। अरमान ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। तभी आयशा की नजर अचानक अरमान के हाथ पर पड़ी, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। इन सब के चक्कर में उसने अरमान के हाथ पर ध्यान ही नहीं दिया था। और अब जब उसने उसके हाथ पर पट्टी देखी तो वो घबरा उठी और तुरंत अरमान का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ये चोट कैसे लगी आपको? उसकी आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। अरमान ने धीरे से उसका चेहरा थामते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हाथ में जरा कांच चुभ गया था। आयशा ने कहा, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? हर बार मुझे मेरा ख्याल रखने की हिदायत देते हैं, और जब खुद की बारी आती है तो कहीं कांच चुभ जाता है तो कहीं कुछ और हो जाता है। देखिए कितनी गहरी चोट लगी है। और वो लगातार कुछ न कुछ बोलती ही जा रही थी। अरमान उसे सुन रहा था। तभी उसने अचानक से अपनी एक उंगली उसके लगातार चल रहे होठों पर रख दी। शश। ये देखकर आयशा उस पल के लिए शांत हो गई, मगर उसकी फिक्र अब भी बरकरार थी। पर कुछ नहीं हुआ। कहा ना, पक्का ना? आयशा ने पप्पी फेस बनाया। अरमान ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, हम। ये सुनकर आयशा एक बार फिर मुस्कुराए और उसने पलटकर अब इत्मीनान से उस पूरी जगह पर नजर डाली। आयशा और अरमान दरअसल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में मौजूद ग्रेट बैरियर रीफ में मौजूद थे, जो अपने आप में ही काफी एक्सोटिक और फैसिनेटिंग जगह थी। आयशा उस जगह की खूबसूरती में खो गई थी। रात का माहौल था, आसपास चलती ठंडी हवाएं उस माहौल को और अधिक खूबसूरत बना रही थी, जिसमें वो पूरी तरह से डूब गई थी। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए अपने पीछे खड़े अरमान को बिना देखे कहा, ये सब कितना खूबसूरत है मान। आयशा की आवाज में ही उस जगह की खूबसूरती को बयां करने वाला एहसास झलक रहा था। पर उसे अरमान का कोई जवाब नहीं मिला। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से कहा, मेरा तो कभी यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। ये कहते ही वो एक बार फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसने ध्यान दिया कि अरमान तो कोई जवाब दे ही नहीं रहा है। देखकर उसने तुरंत मुड़कर देखा, तो वह हैरान रह गई, क्योंकि अरमान वहां था ही नहीं। और तो और अरमान क्या, वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर आयशा हैरान भी हुई और परेशान भी। उसने तुरंत अरमान को आवाज लगाई, मान। मगर फिर से कोई जवाब नहीं आया और अब आयशा को घबराहट महसूस होने लगी। वो आगे बढ़ते हुए चारों तरफ देखते हुए अरमान को पुकार रही थी, मान, कहाँ हैं आप? देखिए, अगर आप मुझे जानबूझकर तंग कर रहे हैं या फिर कोई मजाक कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए और मेरे सामने आइए। आयशा की आवाज में घबराहट और डर साफ झलक रहा था, पर अरमान ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। अब आयशा हद से ज्यादा घबरा गई थी। वो एक बार फिर चिल्लाए, मान कहाँ हैं आप? प्लीज सामने आ जाए। ऐसा लग रहा था कि वह अभी रो देगी। आखिरकार वह एक बार फिर हताशा में चिल्लाई, मान आप। मगर इससे पहले कि वह आगे कुछ भी कह पाती,
तभी उसने अपने पीछे कुछ आहट महसूस की। इसे महसूस करते ही आयशा के पसीने छूटने लगे और वह धीरे धीरे कांपते हुए मुड़ी। आयशा को इस वक्त सबसे ज्यादा डर लग रहा था, पर वो जैसे ही मुड़ी तो मानो उसका अंदर का सारा डर गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सा एहसास उसके दिल में गूंजने लगा। क्योंकि इस बार जो दृश्य उसके सामने था, उसने उसे हैरानी में डाल दिया। आयशा के सामने इस वक्त अरमान कुछ दूरी पर बैठा था, एक डेकोरेटेड जगह पर, और उसके हाथों में था एक गिटार। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। गिटार, और वो भी अरमान मलिक के हाथों में, जिन हाथों में सिर्फ और सिर्फ गन रहा करती थी। भला उनमें गिटार क्या कर रहा था? खैर, इसका जवाब तो फिलहाल खुद आयशा के पास भी नहीं था, और जो जवाब उसके सामने आने वाला था, उसकी कभी आयशा ने उम्मीद भी नहीं की थी। अरमान के हाथों में गिटार देख आयशा की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरमान क्या करने वाला है, लेकिन ये नजारा देखने में हद से ज्यादा खूबसूरत था। अरमान के इर्द गिर्द दो चार लोग खड़े थे, जिनके हाथों में कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। बीच में अरमान बैठा था, और कहीं से तो पीली रोशनी आ रही थी जो उसके ऊपर गिर रही थी, और इससे ये समा और अधिक खूबसूरत लग रहा था। आयशा की आंखें चमक गईं, वो अपना डर भूल गई थी। अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने क्या कहा था उस रात, कि ये सरू कभी तुम्हारे लिए गाना नहीं गा सकता? अरमान के इन शब्दों को सुनकर आयशा का दिल धड़कने लगा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अरमान क्या करने वाला है, तो मानो उसको यकीन न हुआ। इधर अरमान के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, और उसने आयशा को सेंशुअल नजरों से देखते हुए कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान। वॉच इट। उसके ये कहते ही वहां की लाइटिंग डिम हो गई और एक बेहद खूबसूरत सा माहौल बन गया। एक प्यारी धुन हवाओं में गूंजने लगी, जो आयशा के कानों में छूकर गुजर रही थी। और तभी अरमान ने गुनगुनाना शुरू किया, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। जरा सा सॉन्ग बाय के ईयरफोन्स मैंडेटरी। अरमान के इस रूप को देख आयशा स्तब्ध रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी एक ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। क्या सच में अरमान गा रहा था, और वो भी उसके लिए? इसका जवाब आयशा को खुद मिल गया, जब अरमान खड़ा हुआ और गाने की अगली लाइन दोहराते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। मैं चाहूँ तुझको, मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे, मेरी जान बेपनाह। वो मैं चाहूँ तुझको, मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे, मेरी जान बेपनाह। वो आयशा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया, और वो अपनी आंसुओं से भरी नजरों के साथ मुस्कुरा उठी। उसके लिए ये सब किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था, और उसने इसे अपने सबसे खूबसूरत सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी एक ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, जिसे कोई और नहीं बल्कि खुद अरमान मलिक पूरा करेगा, जिसे वो सलू हिटलर और न जाने क्या क्या कहकर पुकारती है। इसी बीच अरमान धीरे से आयशा के पीछे आ खड़ा हुआ, और उसने उसके कानों के करीब अपने होंठ लाकर गुनगुनाया, मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं, हो नहीं आशिक कोई मुझसा, तू मेरे लिए बंदगी। आयशा का दिल भर आया। वो बेहद खुश थी, लेकिन अपने आंसू रोकने में नाकाम रही। इसी बीच अरमान ने अपने हाथ की उंगलियों को उसके कंधों से लेकर उसकी बाहों को हल्के से सहलाया, और बेहद जुनूनी लहजे में गाने की अगली लाइन दोहराई, मैं चाहूँ तुझको, मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे, मेरी जान बेपनाह। इसी दौरान आयशा एक झटके में अरमान के सीने से आग लगी, और इस बार वो अपने आंसू नहीं रोक पाए और फफक कर रो पड़ी, क्योंकि अरमान ने उसे उतना सब कुछ दिया था जो उसकी उम्मीद और हैसियत से भी ज्यादा था। वो ये सोचकर कांप उठी कि क्या वो अरमान को उतनी मोहब्बत दे सकेगी जितनी उसने उसे दी है, और इसी सोच में उसके आंसू बह रहे थे। तभी अरमान ने गिटार को साइड में रखा और धीरे से आयशा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए गुनगुनाया, कह भी दे दिल में तेरे जो है छुपा, ख्वाहिश है जो तेरी, रख नहीं पर्दा कोई मुझसे, ए जा कर ले तू मेरा यकीन। अरमान ने धीरे से आयशा को खुद से अलग किया, और दीवानगी के साथ उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैं चाहूँ तुझको, मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे, मेरी जान बेपनाह। उद्धरण चिन्ह। गाने की ये धुन जैसे ही पूरी हुई, वैसे ही आयशा इससे पहले कि कुछ समझ पाती कि तभी अरमान ने अचानक से उसकी कमर पर हाथ फंसाया और उसे सीधा आसमान की ओर उठा दिया। आयशा पहले तो डर गई, पर अरमान के रहते भला उसे किस बात का डर था, इसलिए उसने तुरंत खुद के शरीर को ढीला छोड़ दिया और अपने हाथ उसकी गर्दन और कंधे पर जकड़ दिए और खुशी से खिलखिला उठी। तो वही पीछे गाने की आखिरी धुन गूंजती जा रही थी। वो ये मंजर इतना लुभावना था जिसकी कोई हद नहीं। आयशा ने खुशी से चहकते हुए अपने हाथ हवा में फैला दिए और दिल खोलकर इस पल को अपनी बाहों में समेटने लगी, क्योंकि ये वो पल था जो वो कभी नहीं भूल पाएगी, और इस तरह के न जाने कितने ऐसे पल उसकी जिंदगी में जुड़ चुके थे, सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से, जो उसकी जिंदगी की एक खूबसूरत ही याद बनकर ताउम्र उसके साथ रहेंगे। गाना खत्म हो चुका था और अरमान ने अब धीरे से उसे नीचे उतारा, जिसके साथ ही उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने आ गया।
आयशा अपनी आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए अरमान को देखे जा रही थी और उसने अरमान के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, आज आपके लिए एक दफा फिर बेशर्म बनने को राजी हूँ। ये कहते ही आयशा ने कोई फिक्र नहीं की कि वहाँ कौन है और कौन नहीं। उसने अपनी पंजे उठाए और अरमान के होंठों को चूम लिया। पलटकर अरमान ने उसकी इस मदहोशी से भरी बेशर्मी का जवाब अपने नशीले अंदाज में दिया और अपने हाथों को उसकी पीठ पर जकड़ते हुए बेहद गहराई से उसके होठों को चूम लिया। उन दोनों की आंखें बंद हो चुकी थी और वहां खड़े म्यूजिक बैंड वाले इस नज़ारे को देख मुस्कुरा उठे कि तभी अरमान ने अपना एक हाथ उनकी तरफ घुमाया और बिना आयशा को इस बात की भनक लगे ही उसने अपने हाथों से उन आदमियों को कुछ इशारा किया जिसे देख वो आदमी डर गए और उन्होंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली, जिसके साथ ही अरमान अब तसल्ली और शिद्दत से आयशा के होठों को चूमने लगा। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। दूसरी तरफ अभय और माया की कार की जगह पर आकर ठहरी। अभय उस कार से बाहर निकला और उसने दूसरी तरफ जाकर माया की ओर का दरवाजा खोला और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने माया को बाहर आने का इशारा दिया। माया ने एक नजर उसे देखा और फिर उसके हाथ को और फिर इतराते हुए उसने आखिरकार अभय का हाथ थाम ही लिया और उसकी इस अदा पर अभय मुस्कुरा उठा। खैर, माया उस कार से बाहर निकली और अब उसकी पूरी ड्रेस स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने रेड कलर का एक खूबसूरत गाउन पहना हुआ था जो कि उसके बदन पर हद से ज्यादा हसीन लग रहा था और तभी अभय ने उसके कानों के करीब आकर कहा, वैसे अब तुम्हें यहाँ पर लाकर पछता रहा हूँ। क्यों? माया ने हैरानी से सवाल किया। क्योंकि अब तुम्हें मेरे अलावा सब देखेंगे। अभय ने इस डायलॉग पर माया ने मुंह बना लिया। उसने इतराते हुए कहा, बहुत ही फुद्दू लाइन थी, मुझे पसंद नहीं आई। तुम्हें क्या पसंद है, बताओ। अभय ने इसका जवाब दिया। बताने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बोलने से अगर आपने कुछ कहा तो फिर क्या फायदा। तभी अभय उसके और अधिक करीब आया और उसने माया की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मोहब्बत में फायदे और घाटे की बात अच्छी नहीं लगती मोहतरमा। अभय का हाथ इस वक्त इंटीमेटली माया की कमर पर रखा हुआ था, जिस कारण माया ने अभय से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, अपना हाथ हटाए और देखिए हम कितनी भीड़ में है, और चाहे कितनी भी भीड़ क्यों न बनी रहे मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अभय ने छूटते ही कहा, जिसे सुन माया उसकी आंखों में देखती रह गई। खैर, अभय ने धीरे से उसकी कलाई थामी और कहा, चलो अंदर। माया किसी पतंग की तरह अभय के पीछे पीछे चल दी और कुछ ही समय में वो दोनों एक रिजॉर्ट के अंदर आए जहां पहले से ही कई कपल्स मौजूद थे और हर कोई बेहद ही इंटीमेट तरीके से एक दूसरे के करीब था। ये सब माया ने पहली बार देखा था। आखिर हम हैं कहाँ? माया ने चारों ओर देखते हुए सवाल किया। अभय मुड़ा और उसने माया की आंखों में देखते हुए कहा, ये तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं मोहतरमा, कब छोड़कर भाग जाओ। उसके जवाब पर माया ने अपना मुंह बंद कर लिया। मैं नहीं भाग सकती यहाँ से, और ये बात आप बखूबी जानते हैं। माया ने कहा, तुम भोली भाली तो हो नहीं, शातिर हो शातिर, इसलिए मुझे भरोसा नहीं। खैर, चुपचाप मेरे साथ बनी रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कहते हुए अभय उसे खींचकर एक बार काउंटर पर ले जाया। मुझे शराब नहीं पीनी, माया ने इतराते हुए कहा। अभय ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, तुम्हें शराब पिलाना भी कौन चाहेगा। ये कहते ही उसने बारटेंडर से कहा, मैडम के लिए एक मॉकटेल बनाओ और मेरे लिए एक टकीला। अभय ने जैसे ही ये कहा तो माया बीच में बोल पड़ी, क्या मैं मॉकटेल पीऊं और आप टकीला? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भी टेकीला पीना है, अभय ने मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन माया सीरियस थी और सामने देखते हुए बारटेंडर से कहा, मेरे लिए वोडका। वॉट? अभय हैरान रह गया, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तो वही माया ने उसकी ओर देखते हुए अपनी नजरों से उसकी नजरों में देखा और कहा, जी ठाकुर साहब, कम मत आंकिए अपनी मुझे। हाय। अभय तो उसके देखने के अंदाज से ही घायल हो गया था, लेकिन तब भी उसने अपने चेहरे पर सख्ती भरे लहजे बनाए रखे और कहा, तुम शराब नहीं पियोगी? लेकिन इस पर माया ने छूटते ही जवाब दिया, फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है इस मामले में। तुम्हारी कैपेसिटी में उस रात बखूबी देख चुका हूँ। पूरी तरह नशे में धुत थी तुम। अभय की आवाज तेज होने लगी। कि तभी माया ने कहा, हाँ तो उस रात पूरी 2.5 बोतल एक साथ चढ़ाई थी। नशा तो होगा ही ना। और ये कहते ही माया ने सामने देखा। इतने में ही वहां बारटेंडर माया का वोडका लेकर आ गया और इससे पहले कि अभय कुछ कह पाता कि तभी माया ने उसे वोडका का ग्लास अपने हाथ में उठाया और अभय की ओर देखते हुए अपनी आंख मारी और कहा, चीयर्स ठाकुर साहब। ये कहते ही, इससे पहले कि अभय उसे रोक पाता, माया ने वो ग्लास एक ही झटके में अपनी गर्दन में उड़ेल दिया और अभय उसे देखता रह गया। माया के मुंह पर अजीब से भाव आ गए, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद उसने इतने स्ट्रांग शराब पी थी। लेकिन फिर उसने लंबी सांस छोड़ी और बड़ी ही मदहोशी से अभय कल देखते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं?
अभय के होठों पर एक दबी छुपी मुस्कुराहट आ गई जिसे वो माया को नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि अगर वो मुस्कुरा देता तो माया और अधिक आवारा हो जाती। इसलिए उसने अपने चेहरे पर गुस्से के भाव बनाए रखे और आगे कहा, हो गया तुम्हारा, अब बस करो। कहकर अभय उसे बार काउंटर से दूर ले जाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ने को हुआ कि तभी माया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और अभय को देख चिढ़ते हुए कहा, अभी कैसे हो गया, अभी तो बस शाम की शुरुआत है। ये कहते ही माया ने वहां रखा एक और वोडका का गिलास डकार लिया और अभय एक झटके में उसके हाथ से वो गिलास छीनते हुए चिल्लाया, स्टॉप इट माया, इनफ इज इनफ। पर अब तो देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज माया पूरी तरह से बेलगाम हो गई है, क्योंकि उस पर अभय की डांट का घंटा फर्क ना पड़ा, उल्टा उसने एक झटके में अभय की कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच दिया, जिस कारण एक पल के लिए अभय थम सा गया। और यहाँ माया ने अपने होंठ उसके होठों के करीब ले जाकर बेहद धीमी मगर मदहोशी भरी आवाज में कहा, यू कांट स्टॉप मी मिस्टर ठाकुर। ये कहते ही माया ने वो किया जिसकी उम्मीद अभय ने इस लम्हे में तो बिल्कुल नहीं की होगी, क्योंकि माया ने बेहद ही पैशनेट अंदाज में उसके होठों पर अपने होंठ धर दिए थे और उसके निचले होंठ को अपने होंठों में फास्ट हुए वह उसे चूमने लगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो इस वक्त नशे में नहीं थी। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। दूसरी तरफ आयशा अरमान इस वक्त एक काली रंग की चादरें लिपटे थे। पूरे कमरे का हाल उथल पुथल हो रखा था, मगर इसके बावजूद उस कमरे में लगी बड़ी सी वॉल ग्लास के थ्रू जो बाहर का नजारा दिख रहा था वो अपने आप में ही बेहद खूबसूरत और हसीन था। वहां से समुद्र की उठती हुई लहरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी और चांद की दूधिया रोशनी उस ग्लास वॉल के थ्रू इस कमरे पर भी आकर गिर रही थी, जिस कारण अंधेरा होने के बावजूद वहां जमीन पर बिखरे अरमान और आयशा के कपड़े स्पष्ट देखे जा सकते थे। अरमान इस समय आयशा के बदन पर हावी था कि तभी उसने उसके होठों को चूमते हुए उसे अपने साथ उठाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आयशा के पैर अरमान की कमर के इर्द गिर्द लिपट गए और उन दोनों के होंठ एक पल के लिए भी एक दूजे से अलग न हुए। अरमान के हाथ आयशा की नेकेड पीठ पर चलते जा रहे थे और आयशा के हाथ अरमान के बालों में रेंग रहे थे। दोनों के बदन एक दूसरे से टकराते जा रहे थे और हर टकराव के साथ उन दोनों का बदन पसीने से तरबतर होता जा रहा था कि तभी आयशा ने बेहद ही मुश्किल से अपने होठों को अरमान के होठों से आजाद करवाया और गहरी सांसें लेते हुए कहा, बस कीजिए। आयशा हद से ज्यादा थक चुकी थी, उसकी आंखों में थकान अरमान भी स्पष्ट देख सकता था। और उसकी थकान वाजिब भी थी, क्योंकि पिछले 3 घंटे से वो एक दूसरे के बदन से जुड़े हुए थे। अरमान ने अपनी नजरें उठाते हुए आयशा का पसीने से तरबतर चेहरा देखा और फिर धीरे से उसके पसीने के मारे चिपक गए बालों को कान के पीछे करते हुए उसका माथा चूम लिया और उसे एक दफा फिर बिस्तर पर लिटा लिया। कुछ समय बाद आयशा इस समय अरमान के सीने पर किसी छोटी बिल्ली की तरह चिपकी हुई लेटी थी और अब उसके होंठों पर एक मुस्कान थी और वो ये पल नहीं भूल पा रही थी जब अरमान ने उसके लिए गाना गाया। कि तभी ना जाने अचानक से उसके दिमाग में क्या आया। उसने अपनी गर्दन उठाई और अरमान के चेहरे को देख बेहद ही चाहते हुए कहा, पता है मान, मुझे बिल्कुल आपकी तरह एक बेबी चाहिए। अरमान, जिसकी आंखें इस समय बंद थी, उसने जैसे ही आयशा के मुंह से बच्चे का जिक्र सुना वैसे ही अचानक से उसकी आंखें खुल गई और अब उसका चेहरा बेहद ही डार्क लग रहा था। क्या कहा तुमने? अरमान की आवाज ठंडी हो गई, मगर आयशा इस वक्त ये महसूस ना कर पाए और उसने उसी खुशी के साथ जवाब दिया, बेबी, बिल्कुल आपकी तरह। मगर इससे पहले कि आयशा अपने शब्द पूरे कर पाती कि तभी अरमान ने एक झटके में उसे पलटकर बिस्तर पर अपने नीचे गिरा लिया और उसकी आंखों में देख बेहद ही गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यू आर जस्ट 21 आयशा मलिक, और तुम्हें बेबी चाहिए। इस पर आयशा ने तुरंत अपनी बात साफ करते हुए कहा, मेरा मतलब ये नहीं था कि अभी चाहिए, पर कभी तो होगा ना। अरमान ने उसकी बात बेरहमी से काट दी और उसके इन शब्दों को सुन आयशा की मानो दिल धक्कर रह गया। कभी नहीं होगा। 225 वाइल्ड नाइट, तुम जरूरत हो मेरी। इस दफा अभय ने नहीं बल्कि माया ने उसके होठों को चूमने की पहल की थी और उसकी इस पहल पर अभय सन रह चुका था। उसके लिए इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल था कि क्या माया ने वाकई उसके होठों पर किस की, वो भी अपनी मर्जी से, और वो भी पूरे होश और हवास में। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो चुकी है, जहां माया ने अपने पुराने सभी गिले शिकवे मिटा दिए और अभय का दिल कह रहा था हाँ। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ था, क्योंकि अभय की मोहब्बत और उसकी कोशिशें के आगे माया झुक गई थी और उसने एक दफा फिर उसकी मोहब्बत को अपना लिया था। अभय की पहले तो आंखें खुली रही, पर फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से अपने हाथ उसकी पीठ पर जकड़ते हुए उसे एक झटके में अपने करीब खींच लिया, जिस कारण माया का पूरा बदन अभय के बदन से जाकर टकरा गया। और इस बार न सिर्फ माया बल्कि अभय भी उसके होंठों को चूम रहा था। दोनों की किस इतनी पैशनेट थी कि वहां खड़े हर इंसान ने हूटिंग शुरू कर दी और सब उनके इर्द गिर्द खड़े होकर तालियां बजाने लगे और कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करने लगे। तो वही अभय और माया, दोनों में से कोई भी रुकने को राजी नहीं था और वो दोनों बेतहाशा एक दूसरे को होठों को चूमे जा रहे थे तब तक, जब तक उन दोनों की सांसों ने दम न तोड़ दिया।
आखिरकार उनके होंठ आजाद हुए और उसी पल क्लब में एक गाना बजा, जिसे सुनते ही माया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने मोहब्बत भरी नजरों से अभय की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे को थामा और कहा, अगली दफा इस तरह सताओगे तो आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि कभी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ये सुन अभय ने तुरंत उसके होठों पर एक उंगली रख दी और कहा, वादा करो कभी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी, चाहे बात कैसी भी हो, बड़ी या छोटी। मजबूरी में भी तुम मुझे सब बताओगी। इस पर माया ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी और उसकी आंखों में नमी आ गई। वो जानती थी कि गलती उसने भी की है, लेकिन आखिरकार दोनों अपने रिश्ते के एक नए पड़ाव पर आ चुके थे। तभी माया ने बेहद ही सेंशुअल तरीके से अभय के हाथों को थामा और गाने की धुन पर उसका हाथ खींचते हुए उसे क्लब के बीचों बीच ले आई। सॉन्ग ऑफ तेरी अदा ईयरफोन्स रेकमेंडेड। और उसी पल पीछे से गाने की लाइन शुरू हुई। जोगी नचले, रंग रच दे। अभय ना जाने किन जज्बातों के साथ माया की सूरत को देखे जा रहा था, और अब उसके होंठों पर एक जेन्युइन स्माइल थी। यहाँ माया उसके इर्द गिर्द घूमते हुए गाने की धुन पर थिरकने लगी। लहरा के बलखा के तू, दुनिया भुला के नाच, धुन कोई गुनगुना ले, गा ले तू गा के नाच, रंगीनियों में खुजा, पी के पिला के नाच, मद भरे नैनों से तू, नैना मिला के नाच। और तभी माया अभय के सामने आ खड़ी हुई और उस गाने की धुन पर मदहोशी और खुशी के साथ थिरक उठी। ओफ तेरी अदा, आई लाइक द वे यू मूव, ओफ तेरा बदन, आई लाइक टू सी यू ग्रूव, ओ फ तेरी नजर, इट्स से आई वांना डांस विद यू। माया को डांस के मामले में वैसे भी कोई नहीं पछाड़ सकता था, लेकिन आज तक अभय में उसे सिर्फ क्लासिकल डांस करते ही देखा था, पर यह पहली बार था जब वो फ्रीस्टाइल कर रही थी और बेहद कमाल का कर रही थी। क्लब की लाइटिंग्स डिम हो गई, हर कोई अपनी मदहोशी में चूर था। तभी गाने की अगली धुन बजी, और इस बार अभय के कदम अपने आप माया के करीब बढ़ने लगे। देख के भी नहीं हो यकीन, इतनी क्यों है बता तू हंसी, तेरे हुस्न से जिंदगी हंसी, तेरे हुस्न के आगे कोई हसीना कुछ भी नहीं। और आखिरकार अभय ठीक माया के सामने आ खड़ा हुआ। उस एक पल में माया और अभय दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई कि तभी माया ने अपने दोनों हाथ की गर्दन में फंसा दिए। आंखों में मेरे सारे सपने सजा के नाच, मुझको तू दिल में रख ले, दिल को धड़का के नाच, प्यार अगर है मुझसे प्यार जगा के नाच, जानो दिल है जो तेरे मुझ पे लुटा के नाच। और इसी के साथ अभय ने एक झटके में अभय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गोल घुमा दिया। ओफ तेरी अदा, आई लाइक द वे यू मूव, ओफ तेरा बदन, आई लाइक टू सी यू ग्रूव, ओफ तेरी नजर, इट्स से आई वांना डांस विद यू। उस एक पल में माया खिलखिलाकर हंस पड़ी, और ये भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक शराब का नशा भी चढ़ा था, पर वो नशा कुछ अच्छा ही करवा रहा था। गाना खत्म हो चुका था और अभय ने अब भी माया को उसी तरह अपनी बाहों में उठा रखा था। कुछ समय बाद उसने उसे धीरे से नीचे उतारा तो दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने आ गए, और अब दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए बेहद पैशन और डिजायर था। सांसें हद से ज्यादा तेज थी और अभय उसे ऐसे देख रहा था मानो कच्चा चबा जाएगा। कि तभी उसने कहा, बहुत इंतजार करवाया तुमने, इस बार बहुत बुरी हालत करूंगी, I'll बी वाइल्ड दिस टाइम। इस पर माया इस दफा शर्माई नहीं, बल्कि उसने अभय के होंठों पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, देन लेट इट बी वाइल्ड। अभय ने कुछ पलों तक माया को देखा, मानो आंखों ही आंखों में वो दोनों कुछ बात कर रहे हों, और इसी के साथ उन दोनों के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। कुछ देर बाद उसी क्लब के रेस्टरूम का दरवाजा खुला, जिसके खुलते ही अभय और माया एक दूसरे का होंठ चूमते हुए अंदर आए, और अंदर आते ही अभय ने दरवाजा लगा दिया और माया की पीठ दरवाजे से लगा दी। दोनों ने अपनी लड़खड़ाती सांसों में साथ एक दूसरे को देखा कि तभी अभय ने उसे ऊपर उठा लिया, जिससे माया के पैर अभय की कमर में लिपट गए, और यहाँ अभय ने कहा, वाइल्ड नाइट मोहतरमा। इसी के साथ माया की अचानक से चीख निकल गई, जिसे दबाने के लिए अभय ने तुरंत अपने होंठ उसके होंठों पर टिका दिए। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। दूसरी तरफ अरमान के शब्द सुनकर आयशा दंग रह गई थी। उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना है या ये कोई भ्रम है। उसने जबरन मुस्कुराते हुए दोबारा अरमान से पूछा, आप मजाक कर रहे हैं ना? अरमान उसकी आंखों में ठंडी नजरों से देख रहा था और बोला, मैं मजाक नहीं करता, और तुम ये बात बखूबी जानती हो। ये सुनते ही आयशा का दिल धक सा रह गया और उसे एक अजीब सा डर सताने लगा। हमारे बच्चे नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? आयशा ने कांपती आवाज में सवाल किया। वो जानती थी कि उसकी अभी बच्चे पैदा करने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो वे बेबी प्लान करेंगे ना। तो भला अरमान ऐसा क्यों कह रहा है? अरमान ने धीरे से अपना एक हाथ आयशा के चेहरे पर रखा और साइकिक लहजे में अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, जान, तुम बखूबी समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए बार बार एक ही सवाल दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता। आयशा की धड़कनें तेज हो गईं। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे दोबारा सुनना है, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे? आयशा ने घबराते हुए कहा, हमारे बच्चे कभी नहीं होंगे।
सुन लिया तुमने? अरमान ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा और ये सुन आयशा की दिल रुक सा गया। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आयशा ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। मैं सब जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, और इस वक्त मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, अरमान ने ठंडे लहजे में कहा। ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन आप दोबारा कभी ये मत कहिएगा कि आपको बच्चे नहीं चाहिए। आयशा ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वो अरमान से ये सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो कभी बेबी प्लेन नहीं करेगा। उसने इस बात को खत्म करना चाहा क्योंकि वो सोच रही थी कि जब वक्त आएगा तो अरमान खुद राजी हो जाएगा। आयशा इस वक्त अरमान के बिहेवियर से थोड़ी उखड़ चुकी थी, पर वो ये जताना नहीं चाहती थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक हमें अब सो जाना चाहिए। इस पर अरमान के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। इतनी जल्दी सो जाना चाहिए? अभी तो रात बहुत लंबी है ना। ये कहते ही अरमान एक झटके में मुड़ा और इस बार उसने अपनी पीठ बिस्तर से लगा ली तो वही आयशा उसके ऊपर आ गई। अरमान ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे सरकाते हुए कहा, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा जान। हमारा बच्चा भी नहीं। आयशा ने जब इस बात को खत्म करना चाहा, तभी अरमान ने वही शब्द दोहरा दिए जिन्हें सुनने के लिए उसका दिल तैयार नहीं था। और ये सुनकर आयशा के ऊपर मानो बिजली कड़क उठी। आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? कोई अंदाजा भी है आपको? उसने अचानक से चिल्लाते हुए पूछा और अरमान से दूर होने की कोशिश करने लगी। लेकिन अरमान ने तुरंत उसकी पीठ पर हाथ रख दिया, जिससे उसका बदन अरमान के बदन से चिपका रहा। अरमान ने उसके चेहरे को गहराई से देखते हुए सख्त आवाज में कहा, एक बात अपने दिमाग में अभी से बैठा लो कि हमारा कोई बच्चा नहीं होगा, न आज, न कल, न अगले साल, और न ही पूरी जिंदगी। समझ गई? आयशा के लिए ये सब सुनना ऐसा था मानो किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिए हों। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और उसने कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप अभी बच्चों के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि मेरी अभी उम्र नहीं है और ये बात मैं भी समझती हूँ। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे अभी बच्चे चाहिए। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि फ्यूचर में जब भी हमारा कोई बच्चा होगा, मुझे आपके जैसा चाहिए। मेरे जैसा सिर्फ मैं हो सकता हूँ, मिसेज आयशा अरमान मालिक। अरमान ने तुरंत उसे बीच में टोकते हुए कहा। आयशा की सारी उम्मीदें तबाह हो गईं। वो हैरानी से उसकी आंखों में देखती रह गई। अरमान ने उसे धीरे से पलटकर बिस्तर पर लिटाया और खुद खड़े होकर अपनी कमर के इर्द गिर्द पावर लपेटी। फिर ड्रॉर से एक सिगरेट निकालकर उसे अपने होठों के बीच फंसाते हुए कहा, अगली बार मुझसे कभी बच्चों का जिक्र मत करना। ये कहते ही अरमान ने लाइटर से सिगरेट जलाई और एक गहरी कश लेते हुए ग्लास वॉल के पास जाकर खड़ा हो गया। आयशा समझ चुकी थी कि अरमान गुस्से में है और इस वक्त अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आयशा के अंदर भी नाराजगी आ चुकी थी। आखिर कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि उसे कभी बच्चा नहीं चाहिए? इस ख्याल के आते ही आयशा तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई और जमीन पर पड़ी अरमान की शर्ट अपने बदन पर लपेट ली। धीरे धीरे कदमों के साथ वो अरमान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे, लेकिन वो जानती थी कि अरमान को गुस्से में संभालना मुश्किल होगा। इसलिए वो उसे अपनी मोहब्बत से ही समझा सकती है। ये सोचते हुए उसने अपना चेहरा अरमान की पीठ पर रख दिया और अपने हाथों को उसके सीने पर जकड़ते हुए कहा, जानते हैं आप, बेबी होने से पहले बहुत से लोगों का यही ओपिनियन होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में कभी बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन जब उनकी जिंदगी में उनकी मोहब्बत की निशानी आती है, तो हर किसी का नजरिया और सोच बदल जाती है। सख्त से सख्त इंसान अपने बेटे या बेटी की छोटी सी उंगलियों को छूकर पिघल जाता है। और मैं जानती हूँ आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आयशा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी अरमान एक झटके में मुड़ा और उसने तुरंत आयशा के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया और दांत पीसते हुए कहा, मेरा जुनून, मेरा पागलपन और मेरी दीवानगी ही मेरे प्यार की निशानी है। इसके लिए मुझे कोई बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है। समझी तुम? पर फिर अरमान ने उसके बालों को छोड़ते हुए उसका चेहरा थाम लिया और आगे कहा, मैं तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आता कि मेरा कोई लाइफ में गोल है कि एक दिन मुझे बच्चा पैदा करना है, बल्कि मैं तुम्हारे करीब इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी नजदीकी के बिना जी नहीं पाऊंगा। सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि तुम जरूरत हो मेरी। मेरा तुम्हें छूना सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में भरे जज्बातों की वजह से है, किसी बच्चे की चाहत की वजह से नहीं। अरमान ने जैसे ही अपने शब्द पूरे किए, आयशा का शरीर ढीला पड़ चुका था। वो पूरी तरह से निशब्द रह गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी की इतनी खूबसूरत रात इतनी कड़वी रात में तब्दील हो जाएगी, जहां अरमान उससे साफ इनकार कर देगा कि उसे कभी बच्चा ही नहीं चाहिए। अरमान ने पागलपन के साथ आयशा के पूरे चेहरे को देखा और बेहद तसल्ली से उसके होठों को निहारते हुए अजीब सी पागलपन भरी आवाज में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा, और हमारे दरमियान किसी को आने का हक मैं कभी नहीं दूंगा।
ये कहते ही अरमान ने आयशा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और इतने जुनून और पागलपन के साथ उसे चूमा कि आयशा के कदम पीछे लड़खड़ा गए। कुछ देर बाद उसी क्लब के रेस्टरूम का दरवाजा खुला और अभय और माया एक दूसरे का होंठ चूमते हुए अंदर आए। अंदर आते ही अभय ने दरवाजा बंद किया और माया की पीठ दरवाजे से लगा दी। दोनों ने अपनी लड़खड़ाती सांसों में एक दूसरे को देखा। तभी अभय ने माया को ऊपर उठा लिया। माया के पैर अभय की कमर में लिपट गए और अभय ने कहा, वाइल्ड नाइट मोहतरमा। इतना कहते ही माया की अचानक चीख निकल गई, जिसे दबाने के लिए अभय ने तुरंत अपने होंठ उसके होठों पर टिका दिए। माया इस वक्त पागल हो रही थी क्योंकि अभय उसके साथ इतना इंटिमेट टॉर्चर कर रहा था कि सब माया की बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन कहीं न कहीं उसे भी इस वक्त काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने वक्त बाद वह अभय के करीब आई थी। लेकिन जिन हालातों में वह करीब आ रही थी, वे हालात काफी वाइल्ड और पैशनेट थे। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि वे वॉशरूम में मेकआउट कर रहे होंगे। तभी अभय के हाथ माया की गर्दन पर जाकर टिक गए और उसने धीरे से माया के होठों को चूमते हुए कहा, आई मिस्ड यू। कहते ही अब अभय ने अपने होंठ माया की गर्दन पर रख दिए और माया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी तेज चीख निकल गई, प्लीज आराम से। ये सुनते ही अभय ने उसके कानों के करीब जाकर बेहद ही सेंशुअल आवाज में कहा, एक तो इतने साल बाद करीब आए हो और कहती हो आराम से। इतना कहते ही अभय ने अपने शरीर का दबाव उसके शरीर पर और अधिक बढ़ा दिया और दोनों का जिस्म एक दूसरे से बेपनाह टकराने लगा। हर बढ़ते टकराव के साथ माया की चीखें निकलती जा रही थी। तभी अभय ने उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इतना चीखोगी तो सब जान जाएंगे मोहतरमा कि यहाँ क्या हो रहा है। अभय के इन शब्दों से माया शर्म से लाल हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ अभय के कंधे पर जाकर फंस गए और वो अपनी चीखें दबाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अभय का फोर्स उसके जिस्म पर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे उसकी चीखें दबा पाना लगभग नामुमकिन हो गया। उसने अपने नाखून अभय के कंधे पर गड़ा दिए और कहा, आह ठाकुर साहब। मोहतरमा, अभय ने नशीली आवाज में कहा। तभी माया ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए बेहद हिम्मत कर कांपती आवाज में कहा, अब दूरियां नहीं आने देंगे ना आप। माया के इस सवाल पर अभय ने धीरे से माया का चेहरा देखा और कुछ पल तक उसके पसीने से तरबतर चेहरे को देखने के बाद माया के माथे को चूमते हुए बेपनाह मोहब्बत के साथ कहा, इस दफा मैं दूरियों की हर जड़ को मिटा दूंगा। पर इसके लिए तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपना विश्वास मुझ पर से कभी नहीं हटाओगी। माया ने अभय की आंखों में देख बेहद मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहा, वादा। इतना कहते ही उनके होंठ एक बार फिर बेताबी के साथ आपस में मिल गए। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन मानो वे दोनों पागल हो गए थे, पागलों की तरह एक दूसरे के होठों को चूमते रहे। बाहर से लगातार कोई दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन इसका उन दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी माया को होश आया और उसने अभय के होठों से अपने होंठ आजाद करते हुए बेहद ही गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अभय ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, खटखटाने दी। और एक बार फिर अभय ने माया के होठों को अपने होठों में दबा लिया। तभी माया ने फिर से अपने होठों को अलग किया और कहा, आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। अभय ने होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने माया को छोड़ दिया और उसके कपड़े ठीक करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने कहा, बहुत अच्छा आइडिया है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, किसी ऐसी जगह जहाँ हमें रात भर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सही कहा ना मोहतरमा। ये सुनते ही माया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी पलकें झुका ली। अभय के चेहरे पर एक जुनूनी मुस्कान आ गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक लड़का और दो लड़कियां खड़ी थीं, जो हैरानी से दोनों को देख रही थीं। लेकिन अभय ने उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो, और वह माया को वहां से लेकर आगे चला गया। तो वही वो तीनों अभय और माया को आंख फाड़ कर जाते हुए देखते रह गए। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। कुछ देर बाद एक कमरे का दरवाजा खुला और अभय और माया एक दूसरे के होंठ चूमते हुए अंदर आए। आज ऐसा लग रहा था कि वे दोनों ही रुकने का नाम नहीं लेंगे। इतने दिनों बाद वे करीब आए थे, इसलिए हदें तो पार होनी थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते जा रहे थे, माया अभय का ब्लेजर उतारती जा रही थी, वहीं अभय माया की जिप खोलने में व्यस्त था। दोनों एक दूसरे पर हावी हो चुके थे। कुछ ही पलों में उनका ये कारवां बिस्तर पर आकर ठहरा और अब तक उनके सारे कपड़े बिखर कर जमीन की शोभा बढ़ा रहे थे। अभय माया के बदन के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसे जगह जगह चूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे कच्चा न खा जाए, लेकिन माया खुद भी उतनी ही वाइल्ड और बोल्ड थी। उसने एक झटके में पलटकर अभय को पीठ के बल लिटाया और उसके ऊपर हावी होते हुए बेहद सेंशुअल आवाज में अभय के कानों के करीब झुककर कहा, लेट मी डोमिनेट यू ठाकुर साहेब। ये कहते ही माया ने अभय के होठों को चूम लिया। माया का ये बोल्ड अंदाज अभय को बेहद रास आया और उसने माया को इस बार हावी होने दिया।
अभय भी उसके होठों को चूमते हुए उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाने लगा, और इस दौरान उनके जिस्म एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। इतना तो तय था कि ये रात हद से ज्यादा लंबी होने वाली थी। अभय और माया के लिए भी, और अरमान और आयशा के लिए भी। फर्क सिर्फ इतना था, एक तरफ दिल जुड़ रहे थे और दूसरी तरफ दिल जुदा हो रहे थे। पर क्या अरमान मलिक के रहते उसकी जान कभी जुदा हो सकती है? कभी नहीं। अंडरस्को। अगली सुबह आयशा की आंख खुली। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई थी और वो सोचते सोचते सो गई। उसने देखा कि इस वक्त वो बिस्तर पर थी और उसने चादर ओढ़ रखी थी, जिसका मतलब साफ था कि अरमान ने ही उसे अच्छे से लिटाया। लेकिन वो इस समय कमरे में नहीं था। आयशा ने ऊँघते हुए पूरे कमरे पर नजर डालकर उसे ढूंढना चाहा, पर वो दिखा नहीं। इस वक्त नींद में होने के कारण आयशा को कल रात का किस्सा याद नहीं था, इसलिए वह मुस्कुराए और अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। इसके साथ ही उसकी नजर सामने लगी बड़ी सी ग्लास वॉल पर गई, जिसके द्वारा समुद्र से उठती लहरें उसे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ये देख आयशा की मुस्कान और अधिक बढ़ गई और वो तुरंत चादर हटाकर उस ग्लास वॉल के पास जाकर खड़ी हो गई और वहां से उठ रही लहरों को महसूस करने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर बेहद सुकून था। तभी अचानक से किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया, और ये सोचने वाली बात भी नहीं थी कि भला ये कौन हो सकता है। आयशा ने जैसे ही अरमान का स्पर्श खुद पर महसूस किया, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पीछे उसके सीने पर टिका लिया और धीरे से कहा, मान जान। अरमान ने तुरंत उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा। जैसे ही आयशा ने अरमान की आवाज सुनी, मानो अचानक से उसकी नींद उड़ गई। वो जानती थी कि वहां अरमान ही है, पर उसकी आवाज सुनते ही आयशा के कानों में कुछ धुंधली यादें ताजा होने लगी। ये कल रात की यादें थीं, जिन्हें याद कर आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जितनी बेफिक्री से कुछ पल पहले अरमान के सीने पर अपना सिर टिका रखा था, वो सिर अचानक से ढीला पड़ने लगा और वह अरमान से दूर होने लगी। पर इससे पहले कि वो अरमान से 1 इंच भी दूर होती, अरमान ने अपना एक हाथ उसके पेट पर ले जाकर उसे एक झटके में अपने करीब खींच लिया और बेहद ही पागलपन भरी आवाज में उसकी गर्दन से उठ रही सांसों में कुछ सुनते हुए कहा, मुझसे दूर जा रही हो, जान। ये सुनते ही आयशा के रोंगटे खड़े हो गए और वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। अब तक उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात अरमान ने जो शब्द कहे, वो सच थे, कोई सपना नहीं। वो चाहती थी कि काश यह एक भयानक सपना निकले, लेकिन मजबूरन उसे समझ आ रहा था कि ये सपना नहीं था। ये सोचते ही आयशा का शरीर कांपने लगा और वह धीरे से अरमान का हाथ अपने पेट से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे मुझे फ्रेश होने जाना है। अरमान ने इस पर कहा, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हूं ना। और ये कहते ही उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देख आयशा की सांसें तेज हो गईं और अब अरमान का चेहरा उसके ठीक सामने था। घबराहट में आयशा का हाथ अरमान की गर्दन पर जा पहुंचा। तभी अरमान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, मुझसे दूर जाने की अब कोशिश भी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। हम अरमान इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। आयशा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आपसे दूर जाना भी नहीं चाहती। ये सुनते ही अरमान के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। गुड, मैं जाने भी नहीं दूंगा। ये कहते ही अरमान उसे वॉशरूम में ले जाने को हुआ कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा, जो वहां टेबल पर रखा हुआ था। फोन की आवाज सुन आयशा को एक मौका मिल गया अरमान से दूर रहने का। हालांकि वो दूर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कल जो कुछ हुआ वो सब उसके लिए इतना डरावना था कि वो एकदम से कुछ भी समझने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे वक्त चाहिए था सब समझने के लिए और सोचने के लिए कि कैसे वो आगे चलकर अरमान को मनाएगी। लेकिन इस वक्त उसे खुद के लिए स्पेस चाहिए था, जो कि अरमान के रहते ये नामुमकिन था। इधर अरमान ने फोन की तरफ देखा। ना जाने क्यों, लेकिन इस बार उसने आयशा को आसानी से छोड़ दिया और धीरे से उसे बिस्तर के करीब ले जाकर बिठाते हुए कहा, हिलना मत। ये कहते ही उसने वही टेबल पर रखा फोन उठाया और उसे कान से जैसे ही लगाया तो दूसरी तरफ से शरद की घबराती हुई आवाज आई, अरमान बेटा हो कहाँ तुम? सुहाना का कुछ पता चला? सुहाना का जिक्र सुनते ही अरमान के चेहरे के भाव डार्क हो गए, तो वहीं आयशा एक टक उसे देखे जा रही थी और अरमान की भी नजरें उसके चेहरे पर थी। तभी अरमान ने बेहद अजीब सी आवाज में कहा, हम पता चल गया गया है। ये सुनते ही शरद के चेहरे पर जान आ गई और उन्होंने तुरंत कहा, थैंक गॉड। मैं तो हद से ज्यादा डर गया था। पिछली बार भी इस लड़की ने ऐसा ही किया था, चुपचाप जाकर अपने अपार्टमेंट में 2 दिन के लिए चली गई थी और एक बार भी उसने बताना जरूरी नहीं समझा। इस बार भी ऐसा ही घटिया मजाक किया है इसने। लेकिन इस दफा मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, उसे सजा मिलकर रहेगी। ये सुन अरमान ने बेहद ही डार्क आवाज में कहा, यू आर राइट डैड। सजा तो वो डिजर्व करती है। आई कॉल यू बैक, कहकर अरमान ने तुरंत फोन रख दिया। तो वही उसके फोन रखते ही आयशा ने तुरंत उससे सवाल किया, किसका कॉल था? ये सुनकर अरमान के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने दोबारा आयशा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हारे ससुर जी।
कहते हुए वह उसे वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। क्या कह रहे थे वो? आयशा ने दिलचस्पी के साथ पूछा। यही कि उनकी बहू को ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा हूँ, अरमान ने बिना किसी दिलचस्पी के कहा। आयशा उसे घूरने लगी। आप मजाक कर रहे हैं ना? तब तक अरमान उसे वॉशरूम में ला चुका था। उसने आयशा को शावर के नीचे खड़ा किया और कहा, हाँ। ये कहते ही उसने बेहद तेजी से अपने होठों को उसके होठों के करीब लाया और उसे एक झटके में अपने होठों में दबा लिया। दूसरे हाथ से उसने शावर खोल दिया, जिससे दोनों पूरी तरह भीग गए। आयशा अचानक हुई इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखें बंद हो गईं। अरमान के हाथ उसके जिस्म पर तैरने लगे और वह उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। तभी आयशा के दिमाग में अरमान के कहे हुए शब्द गूंजने लगे। मेरा जुनून, मेरा पागलपन और मेरी दीवानगी ही मेरे प्यार की निशानी है। इसके लिए मुझे कोई बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है। समझी तुम? मैं तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आता कि मेरा कोई लाइफ में गोल है कि एक दिन मुझे बच्चा पैदा करना है, बल्कि मैं तुम्हारे करीब इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी नजदीकी के बिना जी नहीं पाऊंगा। सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि तुम जरूरत हो मेरी। मेरा तुम्हें छूना सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में भरे जज्बातों की वजह से है, किसी बच्चे की चाहत की वजह से नहीं। ना चाहते हुए भी अरमान के ये शब्द आयशा को सताने लगे। अनजाने में ही वो अरमान को खुद से दूर धकेलने लगी। पर अरमान को खुद से दूर कर पाना आसान नहीं था। अरमान के होठ उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर चलने लगे और उसके हाथ उसकी शर्ट के बटन खोल रहे थे। आयशा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, दूर रहिए प्लीज। पर अरमान ने उसे ना छोड़ा। इस बार जब वह उसके सीने पर अपने होठ धंसाने को हुआ, आयशा ने एक झटके में उसे खुद से दूर धकेल दिया और चिल्ला उठी, मैंने कहा दूर रहिए। अरमान लड़खड़ाते हुए उससे दूर हो गया। और अगले ही पल आयशा की नजर जैसे ही अरमान के चेहरे पर गई, वो समझ चुकी थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिल हेडफोन।